आगे हम बात करेंगे डायोड की डायनामिक रेजिस्टेंस तथा स्टैटिक रेजिस्टेंस तथा डायोड अभिलक्षणों से इसकी गणना। तो सबसे पहला है हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये रहा हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस। तो जब किसी डायोड में कांस्टेंट डीसी करंट प्रवाहित की जाती है तब डायोड द्वारा प्रदर्शित रेजिस्टेंस उसका स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अर्थात जब भी हम डायोड में कांस्टेंट डीसी एक निश्चित डीसी प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, तब डायोड के द्वारा जो प्रदर्शित रेजिस्टेंस रहता है वह इसका स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। फॉरवर्ड वाइड अभिलक्षणों में डायोड का स्टैटिक तथा डायनामिक रेजिस्टेंस ज्ञात करना प्रदर्शित किया गया। ये हमारा रहा, इसमें हमने प्रदर्शित किया है। तो हमने क्या, ये कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से वैल्यू ऐसे करके सीधे इस तरीके से जा रही है। तो डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस वोल्टेज व करंट में परिवर्तन के होने से बदलता है, परंतु जब यह पैरामीटर प्रयोगात्मक रूप से उपयोग में नहीं लाया जाता। डायोड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक रेजिस्टेंस RF तथा रिवर्स डायरेक्शन में जो इसका रेजिस्टेंस रहता है वो R रहता है। तो RF तथा RR के कुछ मान निम्नलिखित हैं, जैसे कि जो हमारा जर्मेनियम के लिए हो गया बाई DR -25 के लिए RF 100 ओम और RR कितना हो जाएगा हमारा 1 मिलियन। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R=B/I होता है। तो अगर हम ग्राफ से देखें तो रेजिस्टेंस R=OM/ON, OM हमारा ये हो गया और ON हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस है। और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हम उस किसी भी डायोड में कांस्टेंट करंट प्रवाहित कराते हैं तो डायोड द्वारा जो प्रदर्शित रेजिस्टेंस होता है वो उसका क्या कहलाता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस की। तो जब किसी डायोड में फॉरवर्ड करंट का मान एवरेज मान से परिवर्तित होता है तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज के सूक्ष्म परिवर्तन तथा करंट के सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को हम डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अर्थात जब हम डायोड में फॉरवर्ड करंट का मान एवरेज मान से परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड वाइस में वोल्टेज में अपने आप परिवर्तन होगा। अर्थात जो वोल्टेज है, वोल्टेज में B से परिवर्तन डेल्टा B हो जाएगा और करंट में I से परिवर्तन डेल्टा I हो जाएगा। तो हमारा जो डायनामिक रेजिस्टेंस रहेगा, इस डायनामिक रेजिस्टेंस को हम स्मॉल RF से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल RF =डेल्टा B/डेल्टा I। तो डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस स्थिर नहीं होता है, यह ऑपरेटिंग वोल्टेज पर निर्भर करता है। अर्थात जो हम वोल्टेज देते हैं उस पर उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, यह स्थिर नहीं रहता। तो फॉरवर्ड बायस की स्थिति में डायोड का मान हम इस सब, तो ये करंट का मान I=I0 e⁻QV/NKT होता है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू रही I=I0 e⁻QV/NKT। तो यहाँ पर जो I है यह डायोड की फॉरवर्ड करंट है और इसका मात्रक एम्पियर है। हमारा I0 है, यह टेम्परेचर Tk पर रिवर्स सैचुरेशन करंट है, इसका भी मात्रक एम्पियर है। ये जो B है QV, B है जो ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, इसका मात्रक वोल्ट है। Q हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन है। N 1 रखते हैं हम जर्मेनियम के लिए और N 2 रखते हैं हम सिलिकॉन के लिए। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन रही। तो समीकरण 2 से, जो हमारी समीकरण 2 है, ये हमारी समीकरण 2 मानिए इसे। तो इस समीकरण 2 से तो DI/dV I0 e⁻QV/NKT × Q/NKT हो जाता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो DI/dV I × Q/NKT। अब जो हमारी समीकरण 1 थी RF =डेल्टा V
अपॉन डेल्टा आई, उससे जो हमारा डी आई अपॉन डी बी है ये आर एफ के बराबर हो जाता है। तो आर एफ इजकल टू एन के अपॉन क्यू टी अपॉन आई। तो इस तरीके से जो हमारा आर एफ रह जाता है, आर एफ इजकल टू एन के अपॉन क्यू की हमने वैल्यू रख दी, टी अपॉन आई बचता है। तो इस तरीके से जो हमारा रहता है ये सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आती है आर एफ इजकल टू 8.625 इंटू 10⁻⁻2 टी एन अपॉन आई। तो समीकरण 3 में सामान्य ताप जो हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायनामिक रेजिस्टेंस आर एफ इजकल टू 8.625 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 300 अपॉन आई होता है। तो इस तरीके से इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आर एफ इजकल टू 26 एन अपॉन आई आ जाता है। तो अतः छोटे डायोडों का डायनामिक रेजिस्टेंस जिनका प्रयोग रेडियो रिसीवर आदि में किया जाता है 1 मिली एम्पियर फॉरवर्ड करंट के लिए यह लगभग 26 ओम होता है तथा इसमें अधिक करंट पर आरएफ और कम भी होता है। तो रिवर्स बर्स्ट डायोड का डीसी का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है अतः एसी रेजिस्टेंस आरएफ और भी अधिक होगा। तो इस तरीके से ये हमारा रेजिस्टेंस पूरा हुआ। तो जहां हमने आज डायनामिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम अगले लेक्चर में पीएन जंक्शन डायोड के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर के बारे में जाना, पीएन जंक्शन के बारे में जाना, पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। तो हमारा आज का टॉपिक है रिवर्स ब्रेकडाउन। तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन है यह किसी एक निश्चित मान पर करंट के तेज़ी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन कहते हैं और वह वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती है ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। अर्थात रिवर्स वोल्टेज का जो एक निश्चित मान रहता है उस पर करंट जो हम जो रिवर्स वोल्टेज फ्लो करा रहे हैं उस पर जो हमारे करंट का मान एकदम तेज़ी से बढ़ जाता है तो उस तेज़ी से बढ़ने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जैसा कि हमने पीएन जंक्शन जो पढ़ा था उसके रिवर्स वाइज में हम पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके उसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद जो फंक्शन रहता है या जो सर्किट रहता है उसमें एक निश्चित मान पर हम उसे जब बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे एक निश्चित मान पर करंट तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो रिवर्स वोल्टेज में करंट तेज़ी से बढ़ता है वह वोल्टेज जिस पर वह घटना घटती है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो हाई रिवर्स वोल्टेज को हटाने पर क्रिस्टल संरचना जो रहती है वह पुनः सामान्य हो जाती है, लेकिन जब तक हम रिवर्स वोल्टेज लगाए रखते हैं तब तक क्या होती है, सामान्य क्रिस्टल संरचना सामान्य स्थिति से अलग हो जाती है। अर्थात उसमें जो परमाणु रहते हैं या जो एटम्स रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से बंद तोड़कर गति करने लगते हैं। यदि हम रिवर्स वोल्टेज को बहुत अधिक देर तक लगाए रखते हैं तो डायोड ब्रेकडाउन अवस्था में यदि ज़्यादा देर तक रहता है तो गर्म होने के कारण यह परमानेंट रूप से डैमेज या बर्नआउट हो सकता है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन मुख्य रूप से निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला होता है एवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। तो इस तरीके से ये हमारे दो ब्रेकडाउन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा ब्रेकडाउन है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में जानेंगे। जब प्रयुक्त रिवर्स वोल्टेज का मान पीएन जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचता है और
डिप्लीशन लेयर में विद्यमान जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं रहते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ जाती है, जिससे इनका वेग इतना अधिक हो जाता है कि यह सेमीकंडक्टर के अन्य परमाणुओं से टकराते हैं और उनके सहसंयोजी बंधों को तोड़ देते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारे डायोड में नए इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो अप्लाई इलेक्ट्रिक सोर्स से एनर्जी प्राप्त करके अधिक वेग से सेमीकंडक्टर के अन्य परमाणुओं से टकराकर सहसंयोजी बंध को तोड़ देते हैं, तो यह प्रक्रिया दोबारा से चलने लगती है। इससे और फ्री इलेक्ट्रॉन व होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार करंट कंडक्शन के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या में जो है वृद्धि होती रहती है और लगातार वृद्धि होती रहती है। तो इस घटना को हम एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। जिस रिवर्स वोल्टेज पर यह घटना घटती है उसे पीएन जंक्शन का एवलांचे वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमारे डिप्लेशन लेयर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है, जब हम रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, तो इससे वेग इतना अधिक हो जाता है कि यह सेमीकंडक्टर के अन्य परमाणुओं से टकराकर उनके सहसंयोजी बंध तोड़ते हैं। उनके सहसंयोजी बंधों में उनके इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट रहते हैं। इसके फलस्वरूप डायोड में नए इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाते हैं जो अप्लाई इलेक्ट्रिक सोर्स से एनर्जी प्राप्त करते हैं। अर्थात जो हम अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज जो दे रहे हैं, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं और जब यह उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं तो फिर और अधिक वेग से सेमीकंडक्टर के अन्य परमाणुओं के सहसंयोजी बंधों को तोड़ते हैं। तो तोड़ने से क्या होता है कि जब ये तोड़ते हैं तो हमारे और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या में वृद्धि होती है तो इस घटना को हम एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिस रिवर्स वोल्टेज पर यह घटना घटती है उसे हम पीएन जंक्शन का एवलांचे वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन कहलाता है। हमारा दूसरा टॉपिक है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है? तो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है? यह इस प्रकार का ब्रेकडाउन है जो अत्यंत कम रिवर्स वोल्टेज पर होता है, लगभग 6 वोल्ट। यह ब्रेकडाउन ऐसे डायोडों में होता है जिनके एन या पी रीजन की डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। अर्थात डोपिंग से मतलब है कि जो हमारे पास एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं तो उनमें जो हम डोपिंग करते हैं, उनमें जो हम तीसरे या पाँचवें वर्ग के तत्वों की अशुद्धियों को मिलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन अशुद्धियों को ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में मिलाने से उनकी डोपिंग क्या है, हाई हो जाती है। तो डोपिंग हाई होने के कारण जो डिप्लीशन रीजन है उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जब हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या करते हैं, डिप्लीशन रीजन को सिकोड़ देते हैं, उसकी चौड़ाई को कम कर देते हैं। तो इतनी कम चौड़ाई के कारण जंक्शन पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मान डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा उत्पन्न फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिप्लीशन रीजन के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से जब वो व्युत्क्रमानुपाती है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वह बहुत अधिक हो जाता है। अब इतनी हाई स्पीड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से डिप्लीशन लेयर सेमीकंडक्टर परमाणुओं के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर अत्यधिक बल लगाता है। अर्थात जो हमारा इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है, इससे डिप्लीशन लेयर सेमीकंडक्टर परमाणुओं के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर अत्यधिक बल लगाता है, जिससे उसके सहसंयोजी बंध टूटते हैं और भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो जाते हैं। यह चार्ज कैरियर्स रिवर्स वोल्टेज द्वारा त्वरित या एक्सेलरेटेड हो जाते हैं। डायोड में रिवर्स करंट के मान को तेजी से बढ़ाते हैं। उस प्रोसेस को जिसमें डिप्लीशन लेयर में उपस्थित सेमीकंडक्टर पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी बंध प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को हम जेनर डायोड कहते हैं। तो वह वोल्टेज जिस पर जेनर ब्रेकडाउन होता है, जेनर वोल्टेज कहलाती है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो जेनर ब्रेकडाउन होता है, ये हमारा क्या होता है, हमारे पास पी और एन जंक्शन होते हैं, पी एन जंक्शन होता है। तो इस पी एन जंक्शन की जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है।
तो इसमें हाई डोपिंग पर हम लगभग सिर्फ 6 वोल्ट का रिवर्स वोल्टेज ही अप्लाई कराते हैं। तभी क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है, और जबकि जो इसकी डिप्लेशन लेयर रहती है वो सिकुड़ जाती है, उसका मान कम हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और डिप्लेशन लेयर सिकुड़ जाती है, तो सेमीकंडक्टर परमाणुओं के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर बहुत अधिक बल लगता है, जिससे उनके सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, और सहसंयोजी बंध टूटने से भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं। यह चार्ज कैरियर रिवर्स वोल्टेज द्वारा, जो हमने अप्लाई की है 6 वोल्ट की रिवर्स वोल्टेज, उससे त्वरित हो जाते हैं या एस्केलेटेड हो जाते हैं या गति को प्राप्त कर लेते हैं, और डायोड में रिवर्स करंट के मान को तेज़ी से बढ़ाते हैं। अब रिवर्स करंट का मान तेज़ी से कैसे बढ़ेगा, उसमें जब इलेक्ट्रॉन और होल्स अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगेंगे और वो और सहसंयोजी बंधों को तोड़ने लगेंगे, तो उस प्रोसेस को, जिसमें डिप्लीशन लेयर में उपस्थित सेमीकंडक्टर पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी बंध प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा टूट जाते हैं, जेनर ब्रेकडाउन कहलाता है। तो हमारे इस जेनर ब्रेकडाउन में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो हमारा सहसंयोजी बंध है इलेक्ट्रॉनों का, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का, वह किससे टूट रहा है, डिप्लीशन लेयर में उपस्थित सेमीकंडक्टर पदार्थ के, मतलब जो टूट रहा है सेमीकंडक्टर पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी बंध प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टूट रहे हैं। इस प्रोसेस को हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, और वह वोल्टता जिस पर यह जेनर ब्रेकडाउन होता है उसे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 2 तरीके के ब्रेकडाउन हो गए, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। इसके बाद हमारा आता है सेमीकंडक्टर डायोड के अभिलक्षण। सेमीकंडक्टर डायोड के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। तो डायोड का बीआई अभिलक्षण डायोड पर अप्लाई वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली करंट के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। अर्थात जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जो हम डायोड पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें प्रवाहित होने वाली करंट के बीच में। तो बी हमारा वोल्टेज को शो करता है और आई हमारा करंट को शो करता है। तो बी और आई मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में हम जो ग्राफ शो करते हैं उसे हम बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या बीआई अभिलक्षण कहते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर का डायोड अभिलक्षण है ये 2 कंडीशंस में खींचा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे पीएन जंक्शन है उनकी 2 कंडीशंस है। पहली फॉरवर्ड वाइज कंडीशन है और दूसरी रिवर्स वाइज कंडीशन है, अर्थात रिवर्स वाइज अभिलक्षण और फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण की। ठीक है, तो ये है हमारा फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण। तो इसमें क्या है, पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण को ज्ञात करने के लिए पीएन जंक्शन पर फॉरवर्ड वाइज जो हमारा ये है इसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसके कनेक्शंस को चालू करते हैं और उसमें सप्लाई देते हैं। प्रत्येक अवस्था में वोल्टेज परिवर्तन के साथ डायोड में करंट का इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हम यहाँ पे बैटरी हमने क्या किया, इसमें वोल्ट मीटर लगाया हुआ है डायोड के दोनों तरफ, यहाँ मिलीमीटर लगाया हुआ है सप्लाई के लिए, ये वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई दी हुई है। ये हमारा डायोड का प्रतीक है अर्थात सिंबल है, जो एक तरफ ये एनोड से कनेक्ट है, ये कैथोड से कनेक्ट है। तो हम इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो इस चीज़ का आपके उसमें सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी है। तो इस तरीके से जो वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई लगाई है ये क्या कर सकती है, धीरे धीरे करके बैरी करा के अप्लाई करा सकते हैं। हम जितनी वोल्टेज देना चाहेंगे उतनी ही वोल्टेज इस सर्किट को मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा डायोड का फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण है। इसमें हम पर्टिकुलर कुछ पॉइंटों पर वोल्टेज लेंगे और लेकर उनसे बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाएंगे। तो जो हमारे सी और डी हैं ये हमारे फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण और फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण है। एक सिलिकॉन के लिए है और एक हमारा जर्मेनियम के लिए है। तो जो हमें इसमें फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण प्राप्त हो रहे हैं वो एक सरल और सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होते, अर्थात ये
ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम के लिए क्या है, ये वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा आई हो गया, या नहीं गलत हो गया, ये बी और ये हमारी करंट आई हो गई। तो इस तरीके से इन दो वैल्यूज़ के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने पर हमें आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से फॉरवर्ड वाइज के बहुत कम मान पर, अर्थात जब फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज का मान बैरियर वोल्टेज, जैसे जर्मेनियम के लिए हमारे लिए क्या है, बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना है 0.7 वोल्ट से कम रहता है, तो फॉरवर्ड करंट क्या होती है हमारी, 0 होती है। इसलिए यह इसलिए होता है क्योंकि बैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन पार नहीं करने देता, अतः करंट प्रवाह नहीं होता। तो इस स्थिति में हम 0 एम्पियर तक की वैल्यू होती है। जैसे अब हमारा जर्मेनियम हो गया, तो जर्मेनियम में क्या है, यहाँ से हमने वैल्यूज़ दी तो कब तक 0 आई, जब तक कि 0.3 पे नहीं पहुँच गई, क्योंकि जर्मेनियम का जो बैरियर वोल्टेज है वो कितना है 0.3 वोल्ट। अब जब ये 0.3 वोल्ट पे पहुँचेगी तभी ये डायोड सप्लाई को देना ऑन करेगा 0.3 वोल्ट से ऊपर। जब जैसे जैसे 0.3 वोल्ट से ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे ये वैल्यू इस तरीके से प्राप्त होती जाएगी। अगर हम बात करें सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तक 0 रहेगी और 0.7 वोल्ट्स के बाद ये धीरे धीरे करके ऑन होना शुरू होगा। अर्थात जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज BF का मान हम जो हमारे ये है, ये BF हो गया, B फॉरवर्ड वाइज, ये I फॉरवर्ड वाइज हो गया। तो जैसे ही BF का मान पोटेंशियल बैरियर B आउटपुट से, अच्छा ये B आउटपुट हमारा जर्मेनियम के 3 हो गया और सिलिकॉन के लिए 7.7 वोल्ट हो गया, से अधिक है तो सर्किट में करंट आरंभ हो जाती है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर डायोड में करंट प्रवाह प्रारंभ होता है कट इन वोल्टेज कहलाती है, ऑफसेट वोल्टेज या नी वोल्टेज कहलाती है। इसका मान लगभग पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है। इस स्थिति को हमने चित्र में देखा और समझा। ये हमारी दोनों करंट की स्थितियां रहीं और AB भाग द्वारा हमने इसे प्रदर्शित किया। ये हमारा A रहा, ये B रहा। अब यदि फॉरवर्ड वाइज BF को हम बढ़ाते चले जाएं तो करंट IF का मान क्या होता है, इस B पॉइंट के बाद तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, जिससे अभिलक्षणों में BC भाग द्वारा प्रदर्शित हम करते हैं। इस अभिलक्षण में हम BC भाग द्वारा इसे शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा BC भाग द्वारा शो किया जाता है। तो BF के हाई मान के लिए IF का मान चर घातांकों की एक्सपोनेंशियल रूप या चर घातांकों के रूप में बढ़ता है, अतः रेजिस्टेंस लगाकर इनके मान को हम क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी BI कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, इनके मान को हम क्या कर देते हैं, चर घातांकों के द्वारा सीमित कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फॉरवर्ड वाइज अभिलक्षण का BI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे रिवर्स वाइज अभिलक्षण की।